आज हम बात कर रहे हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन प्राथमिक उत्पादन, प्राथमिक उत्पादन की बात करते हैं हम। इसमें हम बात कर रहे हैं कि क्या होता है कि जो फर्स्ट एनर्जी जो होती है, फर्स्ट लेवल जो होता है वो कौन होता है? प्लांट होता है। प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोसिंथेसिस करके कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करता है। और ये कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? इसके लिए फूड होता है, इसके लिए भी होता है, खुद के लिए भी होता है। और क्या होता है? जो शाकाहारी पादप होते, शाकाहारी जंतु होते हैं, हर्बीवोर्स, इनके लिए भी एज ए फूड के रूप में कौन होता है? कार्बनिक पदार्थ जो है वो काम करता है। फिर क्या होता है कि जितने भी ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के ये प्रोसेस किससे होती है? सूर्य के द्वारा होती है। सूर्य की जो लाइट पड़ती है इस वजह से यहाँ पे क्या होता है? फूड का निर्माण होता है। तो इसकी अगर हम बात करें कि जो प्राथमिक उत्पादन होता है, प्राइमरी प्रोडक्शन होता है, इसकी अगर हम बात करें तो क्या होता है कि सोलर एनर्जी जो होती है, सूर्य की जो ऊर्जा होती है, उसको भोज्य पदार्थ के रूप में बदलने की गति को क्या कहा जाता है? प्राइमरी प्रोडक्शन। और ये करने का काम कौन करता है? ये किसके थ्रू होता है? ये होता है प्लांट जैसा। प्लांट क्या काम करता है? सूर्य की जो एनर्जी होती है उसको फूड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। अब हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट वन बाय वन बात करते हैं। ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन, इसे कहा जाता है सकल प्राथमिक उत्पादन। इसी के अंदर है फर्स्ट ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन, इसको GPP भी कहा जाता है। इसका डेफिनेशन की अगर बात की जाए कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो पादप क्या करता है? जो फूड बनाता है, या फिर कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो संपूर्ण गति या संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की मात्रा को जो होता है यहाँ पे प्राथमिक उत्पादन कहा जाता है। इसको सकल या पूर्ण प्रकाश संश्लेषण भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड, प्रत्यक्ष प्रारंभिक उत्पादन। प्रत्यक्ष प्रारंभिक उत्पादन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसको कहा जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। इसको कहा जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, NPP कहा जाता है। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करी जाए तो इसमें हो जाएगा कि जो भी सोलर एनर्जी से जो फूड बनाता है पादप, और वो पादप क्या करता है? फूड बना के अपने विभिन्न भागों के अंदर स्टोर करता है, भंडारित करता है। इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष प्राथमिक उत्पादन या प्रत्यक्ष प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, जिसको NPP से भी डिनोट किया जाता है। थर्ड हम बात करते हैं प्रत्यक्ष सामुदायिक उत्पादन। प्रत्यक्ष सामुदायिक उत्पादन, प्रत्येक सामुदायिक उत्पादन को कहा जाता है NCP, नेट कम्युनिटी प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि जो अगर उत्पादन हो गया, ठीक है, कुल उत्पादन में से जो उपभोक्ताओं ने उपभोग कर लिया है, यानी कि बात करें ये प्लांट है, इसने उत्पादन किया फूड को, और इसको खाने वाला कौन है? कंज्यूमर है। कंज्यूमर ने इसको खा लिया। तो क्या होता है कि उपभोग के बाद में जब कंज्यूमर इसको उपभोग कर लेता है, इसके बाद में भी जो शेष बचा हुआ रहता है उत्पादन, उसको कहा जाता है, वो सुरक्षित भंडार के रूप में रहता है। इसको कहा जाता है नेट कम्युनिटी प्रोडक्शन। इसी को अगर दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्यक्ष उत्पादन की या फिर उत्पादन की बचत कह सकते हैं, कि इसने जो भी प्रोडक्शन किया है उसमें कितना बच गया है पीछे, तो वो हो जाएगा NCP। फिर हम बात करते हैं द्वितीयक उत्पादन। ये था प्राइमरी उत्पादन, अब हम बात कर रहे हैं द्वितीयक उत्पादन।
द्वितीयक उत्पादन। द्वितीयक उत्पादन में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो उपभोक्ता होते हैं वो अलग अलग लेवल पर रहते हैं और स्तर पर जाकर ऊर्जा का जो भंडारण की जो गति होती है उसको द्वितीयक उत्पादन कहा जाता है। जिससे क्या होता है, फूड चेन की अगर बात करें तो उसमें ऊर्जा का क्या होता है, एक से दूसरे पोषण स्तर के अंदर स्थानांतरण होता है, तो वो संपूर्ण स्थानांतरण नहीं हो पाता। वहाँ पर क्या होता है, कुछ ना कुछ ऊर्जा का या मात्रा का जो होता है वो या तो वो तो पहले वाले लेवल के अंदर रह जाता है या फिर वहाँ पहले वाले लेवल के अंदर जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसको कहा जाता है द्वितीयक उत्पादन। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्रत्यक्ष वनस्पति उत्पादन, नेट प्लांट प्रोडक्शन। नेट प्लांट प्रोडक्शन की अगर हम बात करें नेट प्लांट प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसका जो इसमें हो जाएगा कि कितना फूड बनाया है, उसमें से जो प्लांट है उसने कितना लॉस किया है। जैसे अगर हम बात करें इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो प्रत्यक्ष वनस्पति उत्पादन बराबर हो जाएगा कुल कार्बोहाइड्रेट्स उत्पादन कुल कितना उत्पादन किया है उसमें से इसने शोषण के अंदर कितना यूज़ कर लिया है, इसमें जो माइनस हो जाएगा शोषण का तो पीछे जो बचेगा वो हो जाएगा प्रत्यक्ष वनस्पति उत्पादन। अब हम बात करें इसके साथ ही हम बात करते हैं कि जो प्रत्यक्ष शाकाहारी उत्पादन है ये तो हमने प्लांट का लिया, अब हम जंतु का ले लेते हैं जो शाकाहारी है। तो उसकी अगर हम बात करें तो बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें भी क्या होता है, इसकी जगह प्रत्यक्ष वनस्पति की जगह क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष शाकाहारी उत्पादन। अगर हम मांसाहारी की बात करेंगे तो जो यहाँ हो जाएगा प्रत्यक्ष मांसाहारी उत्पादन और इक्वल टू हो जाएगा शाकाहारी के अंदर हो जाएगा शाकाहारी उत्पादन ऊर्जा। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, उसी प्रकार उसमें क्या हो जाएगा, हर्बीवोर का प्रोडक्शन एनर्जी माइनस श्वसन कर लेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, हर्बीवोर्स की जो प्रत्यक्ष उत्पादन है वो आ जाएगी। अगर कार्निवोर्स की बात करें तो प्रत्यक्ष कार्निवोर्स उत्पादन इक्वल्स टू कार्निवोर्स उत्पादन की गई ऊर्जा माइनस करेंगे उसके अंदर श्वसन ऊर्जा, तो वो कहलाएगी नेट कार्निवोरस प्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि जो प्राइमरी प्रोडक्शन है उसको मेज़र कैसे करते हैं। प्राइमरी प्रोडक्शन को मेज़र कैसे किया जाता है, मेज़र करने के लिए सबसे पहली जो विधि है वो है उपल विधि। सबसे पहली जो विधि है उसे उपल विधि या हार्वेस्ट मेथड कहा जाता है। ये हार्वेस्ट मेथड जो होता है ये कल्टीवेटेड क्रॉप के लिए होता है। किसके लिए होता है, कल्टीवेटेड क्रॉप्स के लिए होता है, जो फसलें होती हैं उनके लिए होता है। अब फसलों में क्या होता है कि किसान जब फसल बोता है तो उसको खाने वाले, फसल को नष्ट करने वाले, खाने वाले यहाँ पे हर्बीवोर्स बहुत कम मात्रा में होते हैं, 1-2 इतना बड़ा फील्ड होता है उसके अंदर एक का दूका मिल जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो शाकाहारी जंतु हैं अत्यंत बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में है, तो उनका यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जब बीज को बोया जाता है तब तो प्रोडक्शन कितना होता है, 0 होता है, और जब बीज बन जाते हैं, फसल पक जाती है, तब क्या होता है, प्रोडक्शन जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, 0 से मैक्सिमम की तरफ बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी प्रकार कोई भी नुकसान नहीं होता है। इससे क्या होता है कि यहाँ पे जो फसल का जो भार होता है उसी को प्राथमिक उत्पादन कहा जाता है, उसी को मान लिया जाता है कि यहाँ पे जो है प्राइमरी प्रोडक्शन है वो कितना हुआ होगा, इसके फसल के जो बीज मिलते हैं बीज के भार के अनुमान से। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, नाइट्रोजन व फास्फोरस प्रवाह विधि। सेकंड है नाइट्रोजन व फास्फोरस प्रवाह विधि। इसमें अगर हम बात करें कि प्लांट के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या होता है, इंपॉर्टेंट होते हैं। ये दोनों खनिज तत्व तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका जो उपभोग होता है वो भोज्य पदार्थ के रूप में भोज्य पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि ये पदार्थ जो होते हैं मृत जीवों के अपघटन से जल में घुल करके मिट्टी में आ जाते हैं और मिट्टी में फिर जल के द्वारा जो है वो अवशोषित कर लिए जाते हैं, जो प्लांट से वापस उसको अवशोषित कर लेते हैं। इनका जो विघटन की जो क्रिया है उनमें उत्पन्न नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो मात्रा है एवं उत्पादकों द्वारा खपत की गई
जो गति है उसका अनुमान का पता लगा करके इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन के प्रवाह की विधि का यूज़ करके प्राथमिक उत्पादन को ज्ञात कर लिया जाता है। इसका जो मूल्यांकन होता है फास्फोरस और नाइट्रोजन का, इसका जो मूल्यांकन है ये सटीक रूप से नहीं हो पाता है। क्या नहीं होता? सटीक रूप से नहीं हो पाता है, इसलिए ये कम वैलिड है, वैलिड नहीं है। फिर हम थर्ड बात करते हैं ऑक्सीजन मापन विधि। ऑक्सीजन मापन विधि ये हमारे शायद प्रैक्टिकल में भी है। इसमें क्या होता है कि 2 बॉटल लेते हैं, या तो एक बॉटल को कांच की बॉटल है ऐसे ही रखो ट्रांसपेरेंट, और दूसरी बॉटल को यहाँ पे काला कलर पेंट कर लो चारों तरफ काला कलर से। या क्या कर सकते हैं, दोनों बॉटल अगर ट्रांसपेरेंट होती है तो एक बॉटल क्या करते हैं हम अंधेरे में रख लेते हैं। तो आपको कौन सा चूज़ करना है ये आपके ऊपर डिसाइड है। इसमें क्या होता है, हम किसी तालाब में जाते हैं, तालाब में जाके वहाँ पे बहुत सारे क्या है फाइटोप्लैंक्टन, क्या है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन जो होता है वो हम इसमें भर लेते हैं बराबर बराबर मात्रा में दोनों बॉटल्स के अंदर। फिर क्या होता है कि इनको एक समान ऊंचाई पे या डीप पानी के अंदर, एक समान डीप गहराई के अंदर इन दोनों को लटका दिया जाता है, बोतल्स को ढक्कन बंद करके। इसमें क्या होता है कि एक को तो प्रकाश में रखा जाता है, या तो एक को प्रकाश में रखो और दूसरे को क्या है चारों तरफ कलर किया हुआ है, तो इसको समान ऊंचाई के अंदर समान लेवल के अंदर ही है, तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लटकाना है। या फिर क्या कर सकते हैं, एक को तो प्रकाश में रखो और दूसरे को जो है वो अंधकार में रखो, ठीक है। अब जो प्रकाश में है वो क्या करेगा, जो प्रकाश में है इसको बराबर लाइट मिल रही है, ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, और इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा हो जाएगी, डिजोल्व ऑक्सीजन जो है यहाँ पे बढ़ जाएगी। फोटोसिंथेसिस करता है तो CO2 का यूज़ करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ऐसा देखा होगा ना। तो अगर हम उसकी बात करते हैं जो अंधकार में है या फिर जिसके चारों तरफ पेंट किया हुआ है, इसमें अगर निश्चित समय के बाद में अगर देखेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑक्सीजन थी, जो डिजोल्व ऑक्सीजन थी, उसका यूटिलाइज जो है फाइटोप्लैंक्टन ने कर लिया, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा है। अंधेरा में क्या होता है, प्लांट क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस उल्टी करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और CO2 को छोड़ने का काम करते हैं। तो ऑक्सीजन जो होती है वो यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो इन दोनों में जो अंतर आता है, इन दोनों के अंदर जो अंतर आता है उससे पता लगा सकते हैं कि उसमें ऑक्सीजन कितनी है और इस वजह से उसमें प्राइमरी प्रोडक्शन कितना हुआ होगा, तो ये अनुमान लगाया जाता है। फिर हम थर्ड बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मेथड। फोर्थ है CO2 का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। CO2 का जो मेजरमेंट है उसके लिए क्या होता है, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के लिए होता है। ये तो किसके लिए था, एक्वेटिक के लिए था, और ये होता है टेरेस्ट्रियल के लिए। टेरेस्ट्रियल प्लांट के लिए कैसे समझ लो, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट है, इसको चारों तरफ से एक डिब्बे में बंद कर दिया। क्या कर दिया, एक प्लास्टिक के डिब्बे के अंदर, बड़े बॉक्स के अंदर उसको बंद कर दिया है, उसको ढक के रख दिया, जिससे क्या होता है उसके अंदर जितनी भी वायु थी उसको बाहर निकाल दिया, जितनी भी वायु थी उसको बाहर निकाल दिया, और निश्चित अंतराल के पश्चात उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो गैसेस है, उसको यहाँ पे मात्रा ज्ञात कर ली जाती है। क्योंकि सारी बाहर निकाल दी तो प्लांट जो होता है वो CO2 रिलीज़ करेगा, CO2 रिलीज़ करके यहाँ पे जितनी CO2 है उसका मेज़र कर लिया जाता है, जिससे प्राइमरी प्रोडक्शन का पता लगाया जाता है। ये भी एक प्रकार का प्रोसेस है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं पर्णहरित विधि, क्लोरोफिल मेथड। क्लोरोफिल मेथड की अगर हम बात करें कि जो विभिन्न प्रकार के पादप समुदाय हैं उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है। उसकी पर्णहरित की जो क्वांटिटी है या फिर प्राइमरी प्रोडक्शन का याद करने के लिए क्या करता है कि पर्णहरित की प्रति वर्ग मीटर की जो गणना है वो कर ली जाती है, और प्रति वर्ग मीटर की जो गणना है वो प्राइमरी प्रोडक्शन के लिए कर ली जाती है, जिससे इसका अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे कितना प्राइमरी प्रोडक्शन हुआ होगा। यहाँ पे अपनी यूनिट थर्ड ख़त्म हो जाती है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 5। सॉरी, यूनिट 4। यूनिट 4 डेजर्ट।
आज हम पढ़ रहे हैं डेजर्ट के बारे में, या फिर इकोलॉजी ऑफ इंडियन डेजर्ट की बात करते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं जलवायु। हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेजर्ट के अंदर जलवायु, क्लाइमेट। हमारे यहाँ अगर क्लाइमेट की बात की जाए तो यहाँ पे जो क्लाइमेट होते हैं उसके अंदर अब ऋतुओं की बात की जाए, क्लाइमेट तो यहाँ पे शुष्क और अर्ध शुष्क प्रकार का होता है। यहाँ पे अगर ऋतुओं की बात की जाए, ऋतुएं यहाँ पे 3 प्रकार की होती हैं, ग्रीष्म, शरद एवं वर्षा। ग्रीष्म, शरद एवं वर्षा 3 ऋतुएं यहाँ पे पाई जाती हैं। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु आती है, फिर बारिश का मौसम आता है और फिर सर्दी का मौसम आता है। ग्रीष्म ऋतु की अगर बात की जाए तो ग्रीष्म ऋतु जो होती है वो मार्च से जून के मध्य होती है, मार्च से जून के मध्य होती है। अगर हम वर्षा ऋतु की बात की जाए तो वर्षा ऋतु जो होती है वो जून से सितंबर तक की होती है, जून से सितंबर तक की। और शरद ऋतु की बात की जाए तो शरद ऋतु होती है अक्टूबर से फरवरी तक। इस बार नवंबर से स्टार्ट हुई है। क्लाइमेट में देखो कितना चेंजेस हो गया है। शरद ऋतु जो है वो नवंबर से स्टार्ट हुई है, क्लाइमेट में इतना सारा चेंजेस हो गया है। अगर हम बात करें ग्रीष्म ऋतु की, जो ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, तो टेम्परेचर जो होता है वो जनरली 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। परंतु कुछ क्या होता है, कई बार क्या होता है कि ये जो टेम्परेचर होता है वो 45 से अबव भी हो जाता है, 45 से 49, 50 तक भी हो सकता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हो जाता है। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। फिर हम बात करें कि शीत ऋतु की, अगर हम बात करें तो गर्मी में जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, शीत ऋतु के अंदर उतनी ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। क्या होती है, उतनी ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे भी कई बार क्या होता है, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि इससे भी कम और ज़्यादा न्यून हो जाता है। कई बार होता है सुबह सुबह जब बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि बर्फ़ जम जाती हैं, जो ओस की बूंदें होती हैं वहाँ पे छोटी छोटी बर्फ़ की बूंदें जम जाती है। अगर हम फिर बारिश की बात करें, जो बारिश होती हैं वो यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं, बहुत ही कम होती है राजस्थान के अंदर, डेजर्ट के अंदर, मरुस्थल के अंदर। हम इंडियन डेजर्ट की बात कर रहे हैं, यानी राजस्थान की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें क्या होता है, इसकी जो औसत वर्षा है वो 25 से 100 सेंटीमीटर तक होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर तक की होती हैं। अगर पश्चिमी राजस्थान के जो पाकिस्तान से लगने वाला एरिया है वहाँ बात करें तो वहाँ पे सिर्फ 10 सेंटीमीटर, 0 से 10 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है, इतनी कम बारिश होती है। फिर हम बात करें कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम बात करें कि सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी जिलों में होती है। अगर हम मैप की बात करें, समझ लो ये राजस्थान, राजस्थान है तो ऊपर की तरफ क्या है, उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, इधर है पूर्व और इधर है पश्चिम। मैप तो सबने देखा ही होगा। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जो बारिश होती है वो कहाँ होती है, वो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी जिलों के अंदर होती है, यहाँ एवं यहाँ पे जो होती है ज़्यादातर बारिश होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बीच में अरावली पर्वतमाला आ गई। क्या आ गई, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की वजह से क्या होता है, ये डेजर्ट जो है इसको पार नहीं कर पाएगा, डेजर्ट जो है वो एक क्षेत्र तक ही सीमित रह जाएगा। अभी हमारे क्या शीतकालीन चल रहा है, शरद ऋतु चल रही है, शरद ऋतु में टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, न्यून हो जाता है। तो यहाँ पे जो शरद ऋतु के अंदर जो बारिश होती है, शरद ऋतु के अंदर जो वर्षा होती है उसको क्या कहा जाता है, मावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मावट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो राजस्थान है इसको जलवायु के आधार पर इसको अलग अलग प्रदेशों के अंदर बांटा गया है। इसमें फर्स्ट बात करते हैं, अगर जलवायु के आधार पर प्रदेशों की बात करें तो है शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश, 4 भागों में बांटा गया है। अब हम बात करते हैं वेजिटेशन। राजस्थान के अंदर वनस्पति कैसी है,
यहाँ पे वनस्पति कैसी है। अगर हम बात करें, एक जोक सुनाती हूँ कि हमने कहा कोई आदमी ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, वो कहीं और किसी जगह पे गया, तो उसने कहा कि मैं राजस्थान से आया हूँ। उसने क्या कहा कि मैं राजस्थान से आया हूँ, तो वहाँ के लोगों ने उसको पानी दिया, पानी ऑफर किया, तो उनको ऐसा लगता है, इमेजिनेशन बन गया दिमाग के अंदर कि राजस्थान मतलब वहाँ पे पानी भी नहीं है, तो लोग जिंदा कैसे है फिर कि पानी ऑफर किया इस बेचारे को। इतनी भी बुरी कंडीशन नहीं है भाई राजस्थान वालों की। अब हम बात करते हैं वेजिटेशन की। वेजिटेशन यानी अगर हम राजस्थान की बात करें, थार का मरुस्थल जिसे कहा जाता है, ये बिल्कुल उजड़ा वीरान, दूर दूर तक कोई भी वेजिटेशन यानी बहुत कम वेजिटेशन यहाँ पे पाई जाती है। चारों जगह देखा जाए, चारों जगह जो है वो बलुई मिट्टी है, कुछ नहीं, सिर्फ रेत ही रेत है। और रेत के जो है बड़े बड़े टीले हैं, और टीले जो हैं, कुछ टीले जो होते हैं वो स्थिर हैं, कुछ टीले जो होते हैं वो गतिमान हैं, यानी कि हवा के साथ साथ गति करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और ये जो ऊंचे ऊंचे रेत के धुरे हैं, टीले हैं, इसके ऊपर लहरदार टीले, यानी इसके ऊपर क्या है, ऑर्नामेंटेशन पाया, यानी कि डिज़ाइन पाई जाती है। जैसे जैसे हवा उड़ती है ना, वैसे वैसे ऐसे ऐसे डिज़ाइन पाई जाती है रेत के टीलों पे। ये होती है हवा के द्वारा, क्या होते हैं, हवा के द्वारा जो होती है वहाँ पे अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन पाई जाती है। इसी के साथ यहाँ पे अगर वेजिटेशन की बात की जाए तो यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है, यहाँ पे झाड़ियाँ ज़्यादा पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं, झाड़ियाँ पाई जाती हैं। वृक्ष जो होते हैं वो थोड़े कम मात्रा में पाए जाते हैं, शाक जो होते हैं वो भी कम मात्रा में पाए जाते हैं। झाड़ी जो होती है ये यहाँ पे मस्ट पाई जाती है। और इसके अंदर भी क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के जो है अडप्टेशन पाए जाते हैं, ताकि ये जो है शुष्क वातावरण के अंदर भी सर्वाइव कर सके। अब हम बात करें कि राजस्थान का, अगर हम बात करें कि भारत का कुल 11% क्षेत्र जो होता है राजस्थान का वो मरुस्थल है। क्या है, मरुस्थल। 11% भारत के कुल क्षेत्रफल का 11% भाग जो होता है वो क्या है, वो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसका भारत का 11% भाग जो होता है वो राजस्थान में मरुस्थल को निरूपित करता है। इसी के साथ हम बात करें कि इसमें क्या है, राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला है, और इसके साथ ही यहाँ पे जो राज्य का, राजस्थान का 2/3 क्षेत्रफल से अधिक जो होता है यहाँ पे मरुस्थल है। 2/3, 2/3 भाग जो है वो यहाँ पे क्या है, डेजर्ट है। ये किसकी बात हो रही है, ये राजस्थान की बात हो रही है। राजस्थान के क्षेत्रफल का 2/3 यानी 2/3% जो है वो मरुस्थल है। इसी के साथ यहाँ पे अरावली पर्वतमाला पाई गई है। अरावली पर्वतमाला जो होती है यहाँ पे, अरावली पर्वतमाला की अगर बात की जाए कि अरावली पर्वतमाला के एक तरफ जो है, अरावली पर्वतमाला के एक तरफ तो वेजिटेशन काफ़ी अच्छी खासी है, पूरा वहाँ का क्लाइमेट ही पूरा बदल जाता है, और इस तरफ जो है वो डेजर्ट पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो राजस्थान के अंदर जो डेजर्ट है, जो मरुस्थल है, ये मरुस्थल जो है वो हमने ही बनाया है, यानी कि मैन मेड है। क्या है, मैन मेड कैसे है कि यहाँ पे जब रिसर्च की गई, बहुत सारा खोज की गई, पुरातात्विक खोज की गई, तो उन्होंने यहाँ पे पाया है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कभी सरस्वती नदी बहती थी, यहाँ पे उसके प्रमाण मिले हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐसे वृक्ष के प्रमाण भी मिले हैं जो हिमालय क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ जीवाश्म मिले हैं, जैसे मछली के जीवाश्म मिले हैं, और ये मछली के जो जीवाश्म है, इससे पता लगता है कि यहाँ पे कभी समुद्र रहा होगा। क्या रहा होगा, समुद्र रहा होगा। ये सारे जितने भी प्रमाण हैं, इन सब प्रमाण से ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पे जो डेजर्ट है वो खुद ही नहीं बना होगा, ये इंसानों ने बनाया होगा। क्यों बनाया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वृक्ष है, कुछ जातियाँ मिली हैं ऐसी जो क्या कहाँ पाई जाती है, सिर्फ हिमालय और ऊपर वाला जो इलाका है, सदाहरित वन जो है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वहाँ पे जो पाई जाती है यहाँ की स्पीसीज़ जो हैं वो सिमिलर यहाँ पे जीवाश्म के रूप में खोजी गई है। क्या हुआ होगा यहाँ पे, इंसानों ने इंसानों ने यहाँ पे क्या किया होगा कि यहाँ पे जितने भी वृक्ष थे उनको लगातार दोहन किया होगा, लगातार काटा होगा। इस वजह से क्या होगा, वहाँ की जो क्लाइमेट है वो चेंजेस हो गई होगी, और इस वजह से वहाँ से क्या था, हरा भरा जो जंगल था वो डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट,
यहाँ पे जो जीवाश्म मिला है वृक्ष का, यहाँ पे जो वृक्ष का जीवाश्म मिला है वो है नागकेसर, जिसे नागेश्वर चंपा कहा जाता है। और ये नागकेसर और नागेश्वर चंपा जो होते हैं ये हरे भरे जंगल में ही पाया जाता है, जहाँ पे वर्षा जो होती है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा पाई जाती है। अगर हमारे भारत की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो नागकेसर होता है ये पूर्वी हिमालय क्षेत्र, आसाम, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी घाट, पर्वत श्रृंखलाएँ जो हैं वहाँ एवं केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर ही पाए जाते हैं। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि राजस्थान में इसका जीवाश्म आया कैसे। इसका मतलब यहाँ पे जो है कम से कम अच्छी खासी वर्षा हुई होगी। अब हम बात करते हैं कि जो भूगर्भीय सर्वेक्षण संस्था है जीएसआई है, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण संस्था जीएसआई, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे शोध कार्य किए। इसी के साथ जो आदि पुराण हैं, ग्रंथ हैं, उसके अंदर भी ये बताया गया है कि यहाँ पे सदा, नीरा, सरिता, सरस्वती जो गंगा एवं यमुना के सहयोगी यानी समकालीन है वो यहाँ पे नदी रही होगी। गंगा एवं यमुना जितनी पुरानी है उतनी पुरानी ये सरस्वती नदी भी है, जो क्या करती थी, वो हिमालय पर्वत से होकर के, राजस्थान से होकर के फिर जो है वो अरब सागर के अंदर गिरती थी। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे लगातार जो है वनों का दोहन हो गया, होने के कारण यहाँ मरुस्थल बन गया और मिट्टी जो है वो लगातार उड़ करके यहाँ पे, ऐसा माना गया है यहाँ पे जमा हुई होगी बहुत सारी मिट्टी, हवा तेज़ चली होगी और हवा की वजह से क्या था, ये जो नदी थी ये पूरी तरीके से ढक गई, मिट्टी से वो कवर हो गई, ऐसा माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि जो भूमि है, भूमि के अंदर जो है वो अभी भी ये इसके जो जल के जो प्रवाह है अभी भी है, भूमि के अंदर जल धाराएँ जो हैं सरस्वती नदी की वो अभी भी बह रही है, ऐसा माना जाता है। फिर हम बात करते हैं कि जो राजस्थान है उसका 2/3 भाग तो मरुस्थल है। इसके अतिरिक्त जो पूर्व का शेष भाग है वो पठार है, समतल मैदान है, वहाँ पे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। जैसे भी पूर्व का भाग है वहाँ पे जो है उपजाऊ मिट्टी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसी के साथ जो अरावली पर्वतमाला है वह स्वयं भी बहुत ही आकर्षक है, क्योंकि वहाँ पे माउंट आबू के अंदर जो है गुरु शिखर है वो सर्वाधिक ऊँची चोटी पाई जाती है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही एज़ कम्पेयर टू राजस्थान में वहाँ पे कम होता है और वहाँ पे सदाबहार एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और इसकी जो ऊंचाई है गुरु शिखर की वो है 1727 मीटर। 1727 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि जो इसके अगर बात करें तो हिमालय, उत्तर का जो हिमालय है और दक्षिण में नीलगिरी पर्वत है, इनके बीच में जो एकमात्र सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर चोटी। इसलिए यहाँ पे जो है पर्यटन का भी आकर्षण केंद्र बना हुआ है। फिर हम बात करें कि जो माउंट आबू है, माउंट आबू जो होता है ये जो गुजरात के प्रबल प्रतापी चालुक्य शासक थे उन्होंने यहाँ पे काम किया था, उनकी यहाँ पे कार्यस्थली थी, कर्मस्थली यहाँ पे थी। इसी के साथ विमल शाह ने देलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किया और देलवाड़ा का जैन मंदिर जो होता है बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। अब हम बात करें कि कुछ फर्न्स एवं पुष्पधारी पौधे की अनेक प्रजातियाँ जो होती हैं वो केवल राजस्थान में ही पाई जाती हैं, इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, क्षेत्र तक सीमित हैं, यानी कि एंडेमिक हैं। एक एग्जाम्पल की बात करें तो एस्प्लेनियम प्यूमेलियस और हाइड्रिला पॉलीस्पर्मम, ये जो है ये दोनों प्रजातियाँ जो होती हैं ये एंडेमिक प्रजातियाँ हैं, ये कहीं और नहीं पाई जाती, सिर्फ राजस्थान के अंदर ही पाई जाती हैं। इसी के साथ साथ राजस्थान के अंदर आकर्षण का केंद्र और बात करें कि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ का जो भूभाग की संरचना है, धरातल की मिट्टी है, जलवायु है, ये सारा जो होता है इस वजह से यहाँ पे आकर्षण का केंद्र बना हुआ है राजस्थान। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर 3 प्राकृतिक क्षेत्रों के अंदर डिवाइड किया गया है। आज हम सिर्फ एक ही प्राकृतिक क्षेत्र पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे हम डेजर्ट रीजन, मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र या डेजर्ट रीजन, इसमें अगर हम बात करें कि जो पश्चिमी राजस्थान है, इसमें बात करें तो शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु है पश्चिमी राजस्थान के अंदर, और इसको थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। और इसकी जो बात की जाए कि ये कितने में फैला हुआ है, ये 1,96,000
150 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं कि ये जो अरावली पर्वतमाला है ये क्या है, ये कहाँ पाई जा रही है, ये उत्तर से लगाकर दक्षिण तक ऐसे टेढ़ी पाई जा रही है। तो अरावली पर्वतमाला के जो पश्चिम में जो जितना भी भाग है वो रेगिस्तान है, और उसके उधर की बात की जाए, अगर उस तरफ की बात की जाए तो वहाँ पे जो है बहुत ही अच्छा खासी जलवायु वाला क्षेत्र है, वहाँ पे रेगिस्तान नहीं है। अगर हम रेगिस्तान की बात करें तो यहाँ पे कम वर्षा होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हवाएं बहुत ज़्यादा चलती हैं, तेज़ धूप है, नमी बहुत कम है एनवायरनमेंट के अंदर, मिट्टी जो है वो रेतीली है, और रेतीले मैदानों के बीच में जो है वो स्थिर एवं अर्ध स्थिर तथा अस्थिर रेत के टीले जो होते हैं पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, लगातार जो होते हैं वायु के साथ साथ परिवर्तनशील होते हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे बहुत अच्छी डिज़ाइन बनती है। रेत के जो टीले होते हैं वहाँ पे बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बनती है। इसी के साथ यहाँ पे जो झाड़ियाँ पाई जाती हैं वो रुद्रवृद्धि, कंटीली, काष्ठीय झाड़ियाँ, बहुवर्षीय शाक के पौधे पाए जाते हैं। जनरली यहाँ पे झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, और वृक्ष जो होते हैं वो बहुत ही विरल, बहुत ही दूर दूर दिखाई देते हैं, अत्यंत विरल एवं दूर दूर दिखाई देते हैं। इसमें बात करें कि जो यहाँ की जो पादप होते हैं, पादप प्रजातियों में पाए जाने वाले प्रमुख मरुद्भिद अनुकूलन की अगर बात की जाए कि यहाँ पे जो आंतरिक संरचना होती है उसमें आंतरिक संरचना में अनुकूल परिवर्तन की बात की जाए तो यहाँ पे जो है वो यांत्रिक ऊतक अधिक मात्रा में पाया जाता है, धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, तनों के अंदर वल्कुट कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्लोरोप्लास्ट, तनों के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये जो है एडेप्टेशन आंतरिक संरचना के अंदर है। इसी के साथ वातकोषजन अंगों की आकृति, आमाप संरचना जो होती है रिड्यूस हो जाती है यहाँ पे, और वृक्ष जो होते हैं, पौधे जो होते हैं वो छोटी झाड़ियों एवं छोटे वृक्ष के रूप में ही रह जाते हैं, उनकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ती है। पत्तियों का यहाँ पे अभाव होता है क्योंकि जो कंडीशन है वो फेवरेबल नहीं होती है यहाँ पे। इसी के साथ जो वृक्ष होते हैं, जो झाड़ियाँ होती हैं, उसके अंदर रबर शीर का या द्रव का मात्रा इकट्ठा हो जाती है, जिससे उसकी सांद्रता बढ़ जाती है और वो वातपोषण नहीं कर पाता है। नागफनी एवं यूफोर्बिया आंकड़ा, इसके अंदर क्या होता है, रबर शीर यानी लेटेक्स पाया जाता है। इसी के साथ पौधों की जो बाह्य सतह होती है वहाँ पे रोम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, कंटक बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिससे कि वातपोषण या ट्रांसपिरेशन की रेट जो होती है कम हो जाती है, और कांटों एवं सूल जो होते हैं वो चढ़ने वाले पशुओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनको कांटे एवं सूल के कारण जो होते हैं पशु उसको खा नहीं पाते हैं, और तेज़ हवा से भी उनकी जो है वो रक्षा होती है। अगर हम बात करें कि इसकी जो जड़ होती है 4:1 का रेशियो पाया जाता है। अगर तना जो होता है वो 1 मीटर का है तो जड़ जो होती है वो 4 मीटर की होगी। ये इसका 4:1 का रेशियो पाया जाता है। 4 जो है वो रूट का है और 1 जो है वो स्टेम का रेशियो है। अब हम बात करते हैं कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उसको भी 2 प्रकार के क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, शुष्क एवं अर्ध शुष्क। और इसमें जो है बात करें तो वनस्पति जो वर्षा ऋतु में जल पर आधारित होती है और केवल वर्षा ऋतु में ही विकसित होती है। तो यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो अल्पजीवी होंगे, क्या होंगे, अल्पजीवी होंगे और शाकीय पादप होंगे। और दूसरी अगर हम कैटेगरी बात करें तो इसमें वनस्पति जो ऋतुओं पर विद्यमान रहती है, यानी ऋतु का मतलब बारिश ऋतु में वर्षा की ऋतु या फिर शीत की ऋतु आएगी, शरद ऋतु आएगी, ग्रीष्म ऋतु आएगी, तो उसके ऊपर डिपेंड होती हैं, जल पर उसके सहायता से जल पर निर्भर होती हैं। तो वो यहाँ पे इस प्रकार की जो वेजिटेशन है वो मृदा की जो संरचना है उस पर निर्भर करती है, वो नियंत्रण करता है। फिर हम बात करें इसमें फर्स्ट बात करते हैं वर्षा ऋतु में पाई जाने वाली वनस्पति। वर्षा ऋतु में पाई जाने वाली वनस्पति, इसकी अगर हम बात करें कि मरु क्षेत्र के अंदर वर्षा होती है तो वर्षा क्या होती है, एक ऋतुनिष्ठ होती है, यानी ऋतु के ऊपर बेस होती है। वर्षा की ऋतु जो होती है वो फिक्स्ड होती है। और यहाँ पे वर्षा ऋतु में जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो अल्पजीवी शाखीय होती हैं, और वहाँ पे कुछ बहुत सारी जो है वो जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, छोटे छोटे जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। जो अल्पजीवी या अल्पकाल पादप होते हैं उसके एग्जाम्पल की बात की जाए, सफ़ेद हुलहुल, आंधी जाड़ा, लूनी, दौल फुली, पुलवा, गोखरू, ये जो हैं ये यहाँ पे पाई जाती हैं। इसी के साथ हम सेकंड बात करते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में शुष्कता प्रतिरोधी वनस्पति। शुष्कता प्रतिरोधी वनस्पति की अगर हम बात करें
जो क्या करती हैं कि जो अनुकूल परिस्थिति यानी प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर जो सर्वाइव कर जाती हैं, तो वो यहाँ पे हम बात करेंगे। इसमें फर्स्ट बात करते हैं बालुका स्तूपों की वनस्पति तथा पादप समुदाय। इसमें अगर हम बात करें कि जो रेतीले टीले होते हैं वो रेतीले टीले अगर गतिमान हैं तो गतिमान रेतीले टीलों के ऊपर पाए जाने वाले वृक्ष और सूप की अगर बात करें, जैसे अरनी, फोक, लोना, मुलारी, ये जो प्लांट हैं, ये जो सूप जातियाँ हैं, ये गतिमान यानी कि जो मूवेबल टेले हैं, मूवेबल सैंड्यूल्स है, वहाँ पे पाई जाती हैं। इसी के साथ अगर हम वृक्ष की बात करें कि जो मूवेबल टीलों के साथ साथ मूव करती हैं, उसकी बात करें, कुमटा है, खेजड़ी है, पिलू है। यानी कुमटा जो है इसको अकेसिया सिनिकल कहा जाता है, खेजड़ी प्रोसोपिस सिनेरेरिया, पिलू साल्वाडोरा ओलॉइडिस, ये जो है ये यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं कि रेत के टीले जो स्थिर हैं वहाँ पे पाए जाने वाले शाकीय प्रजाति की बात की जाए, बुई, तुम्बा, इसी को इंडोयन भी कहा जाता है, सिट्रुलस फैमिली का मेंबर्स है, सीनिया, हिरन छाबा, मेहफूली, सफ़ेद जोजर, खीप, मरोड़ू, सरपुंखा, गोखरू, ये जो हैं ये यहाँ पे पाई जाती हैं। फिर हम बात करें घास, कुछ घास भी पाई जाती हैं जो बालुका स्तूप के ऊपर पाई जाती हैं। इसकी बात करें, लम्प्रे, लम्पी, भूरत, धामण, लाम्बो भूरत, धामणी, कोर घास, सेवण, गरमानो, मोथा, ये जो घासें हैं यहाँ पे पाई जाती हैं। अब हम बात करें कि रेतीले टीले होते हैं, उनके बीच में जो नमी पाई जाती है, नमी के अंदर भी कुछ वृक्ष एवं झाड़ियाँ पाई जाती हैं। दो टीले जो होते हैं यहाँ पे जो मॉइस्चर ज़्यादा होता है, यहाँ पे नमी ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पे पाई जाने वाली बात की जाए, खेजड़ी, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, पिलू साल्वाडोरा ओलॉइडिस, बाली, अकेसिया, एक्यूमिनोइटी, कुम्बट, अकेशिया सिनेगल, रोहिड़ा, टेकोमेला अंडुलेटा, आंकड़ा, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, केर, कैपेरिस डेसिडुआ और झाड़ी बेर यानी जिजीपस यहाँ पे पाई जाती हैं। फिर हम सेकंड बात करते हैं रेतीले मैदानों में पाए जाने वाले पादप समुदाय। रेतीले मैदानों में पाए जाने वाले पादप समुदाय की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि रेतीले मैदान जो होते हैं ऊंचे एवं नीचे टीलों द्वारा निर्मित होते हैं। इसमें रेतीले मैदानों में मृदा कारक एवं जैविक कारक के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग स्थान पर डिवाइड किया गया है। अलग अलग जो होते हैं वो समूह के रूप में पादप पाए जाते हैं। अब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं कि जो प्लांट पाए जा रहे हैं वो ग्रुप में कैसे पाए जा रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे प्रोसोपिस, उसके साथ कैपेरिस, ये दो ग्रुप हो जाएंगे। बेलोनाइटिस, जिसको हिंगोट कहा जाता है, उसके साथ जिजीपस का ग्रुप हो जाएगा। जिजीपस के साथ कैलिगोनम का ग्रुप हो जाएगा। अकेसिया के साथ साल्वाडोरा और प्रोसोपिस का हो जाएगा। फिर अकेसिया के साथ बेलोनाइटिस और कैपेरिस का हो जाएगा। फिर कैपेरिस, मेडिनस और क्लेरोडेंड्रम का हो जाएगा। लेप्टिडिनिया एवं जो है टेफ्रोसिया का हो जाएगा। ये जो है ये अलग अलग ग्रुप है, यानी कि प्लांट कम्युनिटी है, ये ग्रुप के अंदर पाई जाती हैं। फिर कल हम पढ़ेंगे कंकड़ीले या चट्टानी मैदान।